बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहर दस्तूर में खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद इकबाल। एक अहम बैठक हुई है गुज़श्ता रोज़ और ऐसा लग रहा है कि कौमी सलामती के मामलात पर और कौमी मामलात पर पाकिस्तान की सियासी जमातें और अस्करी क़यादत एक ही सफ़े पर हैं। अहम मामलात हैं चूँकि अमरीका अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहा है, तो इस हवाले से जो मुमकिना तौर पर ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, अफ़गानिस्तान पर इसके असरात और फिर अफ़गानिस्तान के पड़ोस में खुसूसन पाकिस्तान पर इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के मामलात और दीगर जो अहम कौमी मामलात हैं उस पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को एक अहम ब्रीफिंग दी है। ये जो ब्रीफिंग थी ये इंतहाई अहम ब्रीफिंग थी और इसमें जो कौमी और हसास मामलात हैं उन पर तफसील से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने बातचीत की, सवालात और जवाबात भी हुए, एक दूसरे से मुशावरत भी की गई और जो ख़ित्ते में मुमकिना तौर पर होने वाली तब्दीलियाँ हैं उस पर तफसील से बातचीत की गई। अफ़गानिस्तान से चूँकि अमरीका इनखला कर रहा है और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये इनखला इस तेज़ी के साथ हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ सूबों और ज़िलों की जो हुकूमतें हैं या एक तरह से कब्ज़े हैं उसको संभाल रहे हैं, वो कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए कोशिशें की हैं। तालिबान के साथ जो अमरीकी मुज़ाकरात हैं, जो अमरीका के हुकूमत के मुज़ाकरात हैं, उसमें भी पाकिस्तान का इंतहाई अहम किरदार था। इसके साथ साथ दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान अब ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो और अमरीका भी शायद यही कुछ चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त वहाँ पर तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है उस पर भी तफसील से इस बैठक में बात हुई और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बहुत से अहम मामलात पर इस हवाले से आगाह किया गया। ये कहा गया कि वहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तशद्दुद चाहते हैं और फिर ज़ाहिर है ख़ित्ते में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। लेकिन पाकिस्तान इस बात का एहतराम करता है कि ख़ुद अफ़गानी अवाम अफ़गानिस्तान की हुकूमत का इंतखाब करें, तालिबान और काबुल इंतज़ामिया आपस में बैठ कर अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करे। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 30 से 40 साल अफ़गानिस्तान में जो जंग रही उससे काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए क्योंकि अफ़गानिस्तान का स्पिल ओवर असरात जो हैं वो पाकिस्तान में हुए। पाकिस्तान को माशी तौर पर भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान को जानी तौर पर भी नुकसान हुआ और अब पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं और खुसूसन जब अड्डों की बात आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीका को किसी तौर पर भी अड्डे नहीं दिए जाएंगे और अफ़गानिस्तान के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अब अफ़गानिस्तान को खुद ये फैसला करना होगा। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाज़ेह अल्फाज में इन्हीं अल्फाज को दोहराया है कि पाकिस्तान किसी को भी अपने अड्डे नहीं देगा और न ही किसी के खिलाफ जंग में अब वो हिस्सा बनेगा। क्या सूरत हाल हो सकती है और मुस्तक़बिल में क्या इस खित्ते की सूरत हाल हो सकती है और ये जो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर अस्करी क़यादत से ब्रीफिंग ली है अहम मामलात पर, क्या मुस्तक़बिल में अपोजिशन का हुकूमत के साथ कोई इत्तिफ़ाक़ राय हो सकता है, खुसूसन कौमी मामलात के हवाले से। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त तज्ज़ियाकार, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर हुसैन। कुछ और भी मेहमान हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो गुज़श्ता रोज़ अहम बैठक हुई है ये कितनी अहम थी कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो इन अहम मामलात पर एक ही सफ़े पे होते। हमें साबिक सफ़ीर जनाब गालिब इकबाल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। गालिब इकबाल साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। जी डॉक्टर नज़ीर साहब। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। सबसे पहले तो ये आपसे पूछना था कि आवाज़ ठीक आ रही है, कोई जी इशू तो बिल्कुल नहीं है? दुरुस्त आ रही है। जी जी, आप फरमाइए। जी, ये आपका सवाल भी और ये कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग भी इंतहाई अहम है। तीन इशू हैं इसमें। सबसे पहला इशू है कि जिसने भी इनिशिएटिव लिया है, चाहे किसी इदारे ने लिया है, चाहे हुकूमत ने लिया है, चाहे किसी इनफरादी ताकत ने लिया है, ये बहुत अहम पेशरफ्त है।
दूसरा इसमें ये इशू है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ये तमाम जो हुकूमत और तमाम अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठी हुई, इनके लीडरान इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत खुश आइन एक चीज़ है। और सबसे बड़ा ये कि इससे एक बहुत अहम मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को जाता है, और ख़ास तौर से हमारे ख़ित्ते में, और जिसका जिक्र आप अफगानिस्तान के सिलसिले में कर रहे हैं, ये जाता है। और तीसरा इसमें ये अहम नुक्ता भी शामिल है कि कौमी सलामती के लिए तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो अफराद हों, चाहे वो कुव्वतें हों, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, एक पेज पे खड़ी है और इसके लिए कोई दो राय नहीं है। लिहाजा ये जो कौमी सलामती की ब्रीफिंग दी गई है, इसमें और इन कैमरा है, जाहिर है, और बहुत सी चीज़ें जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो भी मालूमात हमें हासिल हुई हैं उसमें इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। और ख़ास तौर से जिसका इब्तदाइये में आपने जिक्र भी किया कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत और कश्मीर के हवाले से, अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, ये चार अहम नुक्ते जो हैं ये डिस्कस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अस्करी क़यादत ने भी बहुत शिरकत की है, ब्रीफिंग भी उनकी तरफ से गई थी, सवाल जवाबात भी हुए हैं। तो एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि कौमी सलामती के इशू पे पाकिस्तान की तमाम क़ुव्वतें, पाकिस्तान चाहे वो सियासी हों, अस्करी हों, हुकूमती हों, अपोजिशन की हों, वो एक नज़र से इस सारी सूरत हाल को देख रही हैं। ठीक। लिहाजा ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अहम है, और इससे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, उस पर बहुत मुस्बत असरात मरतब होंगे। ठीक है, जी। ठीक है। हमें गुफ्तगू में दिफाई तजज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं गुफ्तगू में। गालिब इकबाल साहब, आपकी तरफ आएंगे। बड़े अहम तब्दीलियां हो सकती हैं इस वक्त। जो अमेरिका विड्रॉल कर रहा है अफगानिस्तान से, वो तो इसको खैर पुल आउट कहता है कि हम विड्रॉल नहीं कर रहे, हम तो पुल आउट कर रहे हैं और हम डीपली इंगेज करेंगे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ सिफारती सतह पे और सिक्योरिटी वाइज। लेकिन क्या असरात हो सकते हैं? और ये जो कल की ब्रीफिंग हुई है, इसमें तमाम, आपके ख्याल में तमाम अहम उमूर पर बातचीत की गई है और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से बताया गया है। जी देखिए, कल की जो ब्रीफिंग है उसका तो आई एम नॉट प्रिवी टू दी इंफॉर्मेशन कि क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, और जो दोस्त अहबाब हैं जिनसे के बातचीत हुई है वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन पहली बात तो ये है कि इस किस्म की जो एक एक्टिविटी हुई है ये बहुत खुशाइंद है। ये ना सिर्फ मुल्क के लिए अच्छी है बल्कि जो इस वक्त डिविसिव पॉलिसीज हैं आपकी और जो पॉलिटिकल उसमें चल रहा है मामलात, वो मेरे ख्याल में ज्यादा कोहेजन की तरफ जाना शुरू होंगे और ऑपोजिशन को ये चीज नजर आना शुरू हो जाएगी कि ये सारी जो चीजें हैं इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है, और सिर्फ पार्लियामेंट में चीख धाड़ से ही काम नहीं चलता बल्कि सीरियस इश्यूज के ऊपर सीरियस ब्रीफिंग और सीरियस ब्रीफिंग के बाद सीरियस एक्शंस भी लेने की जरूरत है। हुकूमत ने सिर्फ आपको खबरदार किया है कि जी आइंदा आने वाले वक्त मुश्किल हो सकते हैं। अमेरिका आप कहते हैं कि जी पुल आउट कर रहा है, यकीनन पुल आउट कर रहा है, और पाकिस्तान ने बहुत देर से कहा था और कहता आ रहा है तवातर से कि इसको आप जरा धीरे धीरे पुल आउट कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने किया तो वहां केओस हो जाएगा। और उनके जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं वो तो डेफिनेटली पुल आउट हो जाएंगे, लेकिन हजारों की तादाद में उनके जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो तो वही है, और उनका जो इंटेलिजेंस सेटअप है वो भी वही है। सो इसका सारी चीज का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अमेरिका इसको अपने मुल्क में अपने जो वोटर्स हैं और अपने जो शहरी हैं उनको ये बताना चाहेगा, बावर कराना चाहेगा कि काबुल में और अफगानिस्तान में इस वक्त अलकायदा या तो दोबारा सर उठाने को तैयार है या आईएसआईएस आगे बढ़कर और वो अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका को हर हाल में एक ना एक उनको वॉर थिएटर चाहिए होता है। वो वॉर थिएटर इसलिए उनको चाहिए होता है कि वो अपने डोमेस्टिक जो वोटर्स हैं उन लोगों को किसी न किसी तौर पे कन्विंस कर सके कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये एक तरफ जा रही है कि अमेरिकी शहरी को और अमेरिका एज अ कंट्री जो है उसको खराब करना है, बर्बाद करना है। तो उसको रोकने के लिए उनकी फिर जो वॉर इकोनॉमी है
वो उसको जरा तेज तरीके से चलाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, उनके वोट्स बढ़ जाती है। सो अदर देन प्रेसिडेंट ट्रंप, मेरे ख्याल में माजी करीब में भी कोई भी ऐसे अमरीकी सदर नहीं गुजरे होंगे कि जिन्होंने जंग शुरू ना की हो और कहीं ना कहीं इस किस्म का एक्शन ना किया हो। अब अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल रहा है तो हमारे नजदीक जो सबसे संजीदा और सीरियस किस्म की बात है कि जी किस तरीके से पाकिस्तान पे असरअंदाज होगा। मेरे ख्याल में अगर इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन नहीं होता तो हम लोगों को बहुत इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ सिविल वॉर के खदशात मौजूद है बल्कि ये भी मौजूद है कि ये खदशात भी मौजूद है कि वो पार्टी जो ज्यादा स्ट्रांग है वो जैसे ही कंट्रोल संभालेगी तो कमजोर पार्टी को वो समझाए बुझाएगी नहीं, उनको खत्म करने के ऊपर दरपेश होगी जो भी साइड करेगी। ठीक। तो उसके बाद जो एक रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा, और जब पाकिस्तान की तरफ आता है तो हमारे तो अपनी माशी सूरत हाल जो है वो अब जाके कहीं बेहतरी की तरफ जाने की शुरू हुई है, लेकिन हम लोग इस चीज का अब बोझ मजीद नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। इस वजह से जरूरी है कि हम लोग जो भी कदम उठाएं बहुत सूझबूझ से और सारी पार्टीज और तमाम कौम मिलकर इसको समझें। ठीक है गालिब साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। सैयद नज़ीर साहब, अब ये जो सूरत हाल है, अब कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि बहुत से वॉरलॉर्ड्स ऐसे हैं वहाँ पे जो खाना जंगी चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत पैदा होती है जिसकी तरफ गालिब साहब भी इशारा कर रहे थे, तो खुदा न ख्वास्ता फिर हम उसी सूरत हाल में चले जाएंगे जो आज से 30-40 साल पहले जो लाखों महाजरीन हमारी तरफ आए और फिर हमने उनका, जाहिर है हमने उनकी मदद की, वो हमारे साथ रहे, आज तक वो रह रहे हैं। जाहिर है मईशत पर भी उसका असर है। अब ऐसी सूरत तो अब हम दोबारा नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल है, और ख़ुसूसन जिस तरीके से तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के हालात अमन की बजाय बल्कि एक सिविल वार की तरफ, एक कियास की तरफ और एक इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वहाँ पर अफ़गान गवर्नमेंट इटसेल्फ वो सिविलियन को, वारलॉर्ड्स को, मलेशियाज़ को इतनिक बेसिस पर उनको दोबारा आर्म करा रहे, उनको वेपन्स भी दे रहे, एमुनेशन भी उनको दे रहे हैं, और उनसे वो किस्म के परेड और जो शो ऑफ पावर है वो भी करवा रहा है। दूसरी तरफ पर देख ले तो अफ़गानिस्तान के जो हिफ्ज़ थे जिनके पास कुछ था वो तो बाहर निकल गए, जो बाकी अवाम है वो भी अपनी हिफाजत के लिए असलहा ख़रीद रहा है। और तीसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है वो पेरिफेरी से या जो उनके कम्युनिकेशन वो है उनसे निकलकर वो शहरों तक महदूद हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि 370 डिस्ट्रिक्ट्स में से 140 पर तालिबान का कब्ज़ा है, और जो 170 है उस पर तालिबान का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 70% अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान के उसमें चला। और जिस तरीके से ये तेज़ी से कब्ज़े हुए, फिर उसके बाद जिस तरीके से अफ़गान फ़ौज ने हथियार डाले, तो ये सूरत हाल हम बड़े तनाजुर में जब देखते हैं तो अमेरिका का तो पता था, 20 साल इधर रह चुके हैं। अभी जाते जाते जो ऊन खेमे में घुसा था वो लगता है कि खेमे को या तो उखाड़ रहा है और या उसकी शक्ल बिगाड़ रहा है। और क्योंकि जिस हालत में वो गुजरा, आप उसको ड्रा डाउन कह दें, आप उसको बैलेंस विड्रॉल कह दें, आप उसको रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल करें, बहरहाल वो निकल रहे हैं। आज उन्होंने जो सबसे बड़ा अड्डा था बेग्राम का उसको भी खाली किया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि कभी खाली नहीं कि इन्होंने $बिलियन उस पर लगा रखे हैं, लेकिन वो जा रहा है। अब वो जा रहा है। अब उन्होंने उससे पहले जो बाइडन ने पॉलिसी दी कि रीजनल ममालिक जो है उस अफ़गानिस्तान के मसले को संभाल ले। अब बात ये है कि आया ये जो हाथी इधर से निकल रहा है और जिस हालत में वो पीछे जिस हालात को छोड़ रहे हैं उसके लिए जो खित्ते को रिस्पॉन्सिबल करार रहा है, तो आया अमेरिका एक तरफ पर तो उनके लिए फ़ंड भी रख रहा है, उनके कान जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे या उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गई हुई है और उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया। और इसके अलावा बाइडन ने भी पाकिस्तान को हाई एंड ड्राई, क्योंकि जब ये बातचीत कर रहे थे या निकल रहे थे तो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया था, और ये जो हमारी ब्रीफिंग हो रही है उसमें ये बात आ रही है सामने। दूसरी बात ये आ रही है कि वहाँ पर अगर ये कियास बनता है तो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बेसिस दे दें, आपको हम ख़तरे की घंटी भी बजा रहे हैं कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो आप पर चढ़ दौड़ेंगे, वो इस्तेमाल होंगे।
अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को गेम स्पॉइलर के हवाले करके जा रहा है, और गेम स्पॉइलर न वो पाकिस्तान के हक़ में है, न रीजन के हक़ में है, और न अफगानिस्तान के हक़ में है। तो ज़ाहिर है वो इम्प्लोजन का पाकिस्तान पर बहुत बड़े असरात पड़ने के इम्कानात है। रिफ्यूजीज़ का असल मसला होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट आपकी बहुत हद तक बिगड़ जाएगी, बहुत बड़ा बॉर्डर है, और फिर उनके इंसानी हुकूक का मसला होता है। रिफ्यूजीज़ होती है तो उसको आप ज़ोर से नहीं रोक सकते, उन पर फायर नहीं कर सकते, उनको स्टार्व नहीं करा सकते, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में उस तरीके से हमले करें कि उनको खुली छुट्टी हो जाएगी, बॉर्डर खुला होगा। और तीसरी बात ये आ जाती है कि आपके जो अदरवाइज चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो आपका सीपेक है, अमेरिका चाहता है कि आपको चाइना से अलग करके अपने तरफ पर, लेकिन मेरे ख्याल में ये मैं एक बड़ा इशारा कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान के पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, और ये पैराडाइम शिफ्ट जो है वो C2 सिंटू और जो 73-74 साल हमने जो अमेरिका की खिदमत की वो की है, उससे अब निकल कर एक नए शुरुआत हो रही है। लेकिन इसके लिए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर नज़ीर साहब, ये वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हम अपनी खुद मुख्तारी पे समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले अड्डों के हवाले से भी उन्होंने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। गोया वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक पॉलिसी तो वज़ा कर दी, और बड़ी क्लियर पॉलिसी है ये कि हमने खित्ते के अंदर किस तरह से रहना है और किस डायरेक्शन में हमको जाना है अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। आपके ख्याल में आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें जावेद साहब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो पाकिस्तान के सलामती के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, उनको दो टोक बता दिया है। उन्होंने ये फरमाया था कि हम जो हैं वो वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात चाहते हैं और चाइना के साथ भी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसकी तरफ शायद नज़ीर साहब ने इशारा किया है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा, हम भी ऑब्जर्व करते रहे स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस होने के नाते से, कि अमेरिका हैज़ नेवर बीन ए रिलायबल फ्रेंड। चाहे वो सैंटो सीटो की बात हो, चाहे वो 71 की बात हो, चाहे वो 9/11 के बाद की बात हो। अब चाइना जो है वो गुज़िश्ता 70 सालों से, 7 दहाइयों से पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में, पाकिस्तान की माशी तरक्की में, पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में कोई भी नाम अगर है तो वो चाइना है। और ख़ास तौर से अभी BRI और CPEC के हवाले से चाइना पाकिस्तान को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दे रहा है, जिसकी तरफ एम्बेसडर गालिब साहब ने भी इशारा किया कि पाकिस्तान इस वक्त एक इकनॉमिक रिकवरी, फाइनेंशियल रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो ज़ाहिर है मगरबी कुव्वतें जो हैं, ख़ास तौर से अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है कि इसको देखा जाए। अब देखिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल में दो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस की तरफ इशारा जो है गालिब साहब ने भी किया है और सैयद साहब ने भी इशारा किया है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी ये है कि देखें, अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी या वहाँ के जो मामलात हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं, बल्कि ईरान के लिए भी ख़तरा हैं, रशिया के लिए भी ख़तरा हैं, चाइना के लिए भी ख़तरा हैं। लिहाजा वो ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में किसी किस्म की गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में इस वक्त पाकिस्तान को इन तीन ममालिक के साथ मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, एक जॉइंट पॉलिसी ऑप्शन की ज़रूरत है, जहाँ पे अमन, इस्तेहकाम, सलामती जो है वो बहुत आम हो अफगानिस्तान में। और सैयद नज़ीर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था, खाना जाने की सूरत हाल है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देखिए, अगर चारों तरफ से एक चीज़ जारी हो जाती है और चारों ममालिक, पहले तो ये होता था ना कि अमेरिका जो है वो ये कुछ कर देता था, बाकी जो ममालिक जो हैं वो उसको साथ नहीं देते जी गालिब। लेकिन इस वक्त जो रिफ्लेक्स बन रहा है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। जी जी, आप फरमाएं, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर नज़ीर साहब? जी, और सबसे बड़ी और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने उसकी तरफ शायद इशारा नहीं किया, लेकिन हमने तो देखा भी और पढ़ा भी है कि जो तुर्की है उसको काबुल का हवाई अड्डा जो है वो दिया जा रहा है या दे चुके हैं, तो वो भी पाकिस्तान के हक में है। तो मेरी नज़र में इस वक्त अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल में चैलेंजेस हैं तो उसमें हमें ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उन चैलेंजेस के जो ग्रे लाइनर है, सिल्वर लाइनिंग है, वो भी नज़र आ रही है। और मैं बार बार इस चीज़ पे इसरार करता रहूँगा
कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, जाहिर है अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि अगर वहां के ताल्लुकात, जी डॉक्टर साहब, वो अभी सिर्फ तजवीज़ है, वो तुर्की वाली अभी सिर्फ तजवीज़ है, अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। लेकिन गालिब इकबाल साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो हमने देखा गुज़श्ता रोज़ के पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठी जिसपे हुकूमत, अपोजिशन और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, ये जो इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है और तेज़ी से रुनुमा होने वाली तब्दीलियाँ हैं, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक इत्तेफाक राय कितना ज़रूरी है? कैसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बहुत दूर रहे हैं, अब बैठे हैं, वो आमने सामने बैठे हैं और उनको ब्रीफिंग दी गई है, ये कितना ज़रूरी होता है कि सियासी इस्तेहकाम रहे आपकी सिफारतकारी के लिए कि आप पूरी दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें और आप नेगोशिएट कर सकें इन अहम मामलात पर? देखिए, जमहूरियत में तो यही होता है कि एक ऑपोजिशन होती है, एक हुकूमत होती है, जो एक दूसरे को छेड़छाड़ करते रहते हैं। लेकिन वो जब एक लेवल से आगे बढ़ जाता है कि जब आपके मुल्क की सलामती जो है उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में वो एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत होती है, और ये पार्लियामेंट खुद ही कर सकती है, और तो उसको कोई कह नहीं सकता, क्योंकि यही सुप्रीम है। तो ये सब इकट्ठे मिलके बैठे हैं, बहुत जरूरी है, दुनिया को पैगाम भी जा रहा है। लेकिन हमारे जो खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं जी, उसमें डॉक्टर साहब ने भी कहा, बघेड़ी साहब ने भी जो बातें की हैं, उसमें मैं चंद एक चीजें ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका का इस वक्त अव्वलीन मकसद जो है वो अफगानिस्तान एज एन अफगानिस्तान नहीं है। वो आज, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आज से 20 बरस वाला पुराने वाला अफगानिस्तान होता तो और अमेरिका ये बात कर रहा होता तो शायद समझ भी आती। इस वक्त अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, पहली बात दोनों ने कहा, हमारे दोस्तों ने, कि सीपैक को जो किसी न किसी तरह सबुटाज किया जाए। दूसरी चीज ये है कि चीन को कंटेन करना चाहते हैं, और तीसरी चीज जो है वो ये है कि बलूचिस्तान में अमल दखल करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे वाकयात वहां होने शुरू हो गए हैं, और इसमें तवातर से तेजी आना शुरू होगी, इसलिए कि वो आपका जो बॉर्डर है KPK वाला, उसको भी गर्म रखना चाहते हैं, और आपका जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है उसको भी गर्म रखना चाहते हैं। इसलिए कि बलूचिस्तान में भारत जो है, भारत, अमेरिका और चंद दूसरी कुव्वतें जो मिलकर पाकिस्तान को किसी तौर पे सीपैक के जरिए तरक्की की तरफ गामजन होता नहीं देखना चाहती। वो इसलिए नहीं देखना चाहती कि पाकिस्तान की वजह से भी है, लेकिन कि वो चीन की कामयाबी हो जाती है कि अगर चीन अपने एक दोस्त और पड़ोसी मुल्क के साथ इस किस्म के ताल्लुकात रख रहा है और इसको आगे चला रहा है, और दुनिया भर में एक जो ट्रेड रूट्स है उनके अंदर एक तेजी आना शुरू होगी, और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक नहज में पहले जा रही थी, अब दूसरे नहज में जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको बहुत तंग कर रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए अगर आप देखें कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी कोई इतनी काबिल रश्क नहीं है। वो इतनी पोलराइज सोसाइटी हो चुकी हुई है कि वहां तो हर एक चीज पे शक किया जाता है। वहां तो वैक्सीनेशन पे भी शक किया जाता है कि जी कराएं या ना कराएं। वहां का मीडिया जो है, सारी दुनिया कहती है आजाद है, मेरे ख्याल में अमेरिकन मीडिया जितना कैदो बंद में है उतना तो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को सर्व करता है, वो एक आइडियोलॉजी को सर्व कर रहा है, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा। तो अमेरिका को इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैरून ममालिक में उन्होंने जो भी एक्शंस करने हैं उसमें उनको एक दुश्मन चाहिए होता है। पहले USSR होता था, फिर मुसलमान हो गए, फिर उसामा बिन लादेन था, फिर अलकायदा आ गया, फिर ISIS आ गई, पता नहीं कितनी चीजें खुद बनाई है, कितनी चीजें खुद बिगाड़ी हैं, और उन्हीं को दोबारा मारा भी है और क्रेडिट भी खुद लिया है। और अब उन्होंने एक हवा खड़ा कर रखा है चीन का, और चीन के साथ उन्होंने एक साथ खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन इकट्ठे हैं। पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज, और हम लोगों को चीन ने ना कभी हमें स्टैंड किया है हमारी बैक में, और ना कभी उन्होंने हमें मायूस किया है। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने कभी चीन को स्टैंड नहीं किया, ना कभी उनको मायूस किया है। लेकिन अमेरिकन ने जिस तवातर के साथ दे हैव स्टैम्प्ड अस इन आवर बैक्स, आई थिंक जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोगों को मुश्किलात में
और मुश्किल वक्तों में छोड़कर अपनी पॉलिसी इसलिए तब्दील की कि उनके डोमेस्टिक वोटर्स जो हैं उनको ज्यादा कंट्रोल में लाया जा सके। वो मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की। और वजीर आजम ने जो एक जुमला कहा है उसको कह के मैं ये बात अपनी खत्म करूंगा कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि अमन के लिए हम अमेरिका के साथ हैं लेकिन जंग में नहीं। हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें पता है कि अफगानिस्तान, इफ वी हैव अ स्टेबल अफगानिस्तान वी विल हैव अ स्टेबल पाकिस्तान। इफ देयर इज एन अनस्टेबल अफगानिस्तान इट विल हैव रिपरकशंस फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, स्पिल ओवर भी होगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को, और वापस आपके सवाल की तरफ जा रहा हूं कि सारी क़यादत जितनी है, जो हुकूमत में है, जो ऑपोजिशन में है, जो सियासत में कदम रखने को तैयारियां कर रहे हैं, और वो जो स्टूडेंट्स हैं सियासत के, इन सब को इकट्ठे होके मीडिया के साथ मिल के आप सबको, हम लोगों को इकट्ठे होके चलना है और एक पॉलिसी के साथ आगे चलना। ठीक है सैयद नज़ीर साहब, ये वज़ीर आज़म ने भी कहा, पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हम चीन को नहीं छोड़ सकते, दबाव है, और आपकी तरफ आपने भी इशारा किया, गालिब इकबाल साहब ने भी इशारा किया। फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की सवी सालगिरह थी, उसमें शी पिंग ने, सदर ने, चीनी सदर ने बड़ा क्लियर कहा और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर चीन को ताकत, किसी भी ताकत ने धौंस के ज़रिए से दबाने की कोशिश की तो उसे दीवारें चीन के साथ टकरा कर पाश पाश कर दिया जाएगा। बड़ा सख्त पैगाम है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम चीन को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम अमेरिका और चीन के साथ बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक टेस्टिंग टाइम है, लेकिन ऐसे मौके पर कौमों का जो रेजिलियंस होता है, उनकी जो यूनिटी होती है और उनकी जो लीडरशिप का जो विजन होता है, अगर वो उसमें वो एक यूनिसेंस अप्रोच या सिनर्जी होती है, उसको अडॉप्ट करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, उसको चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया जाता है। मेरे ख्याल में कि ये मौका है कि हम अमेरिका के जो स्पेशली हमारे साथ जो उनका सलूक था, वो हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशन या आप समझ लें कि इंगेजमेंट की पॉलिसी थी, जिसको हम फौजी ज़बान में टेक्टिकल लेवल पर कहते हैं, सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशंस एक तरह से। हाँ, और उसको उसके मुकाबले में जो इंडिया था, जो कि वो सोवियत यूनियन के कैंप में था, कोल्ड वार में उनके साथ था, उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो जाहिर है कि दो राइवल्स देख लो, उसमें साथ एक के साथ जो आपका पार्टनर रहा है 70 साल से, उसके साथ टेक्टिकल ताल्लुकात रख लो, और दूसरे के साथ आप स्ट्रेटेजिक तो इम्बैलेंस है। इस इम्बैलेंस को पाकिस्तान ने अभी बैलेंस करना है, और वो बैलेंस इस तरीके से होगा कि जो इस एशिया के या हमारे खित्ते के दो बड़े हैं, एक चाइना है और दूसरा रशिया है, और इन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को एशिया के या रीजनल तनाजुर में बहुत बढ़ाना होगा। दूसरी बात ये करनी होगी जिसकी तरफ नज़ीर साहब ने इशारा किया, मैं उसको ज़रा आगे बढ़ाता हूँ कि हमें ये डिप्लोमेटिक मैनूवर या डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पहले लॉन्च करना चाहिए था, जब हमें पता चला कि अमेरिका रीजनल ममालिक को हवाले कर रहा है अफ़गानिस्तान और ख़ुद निकल रहा है, ताकि हम जो अफ़गानिस्तान के नेबर्स हैं, इसके अलावा जो दो बड़े हैं, इनको ऑन बोर्ड करते और एक पॉलिसी बनाते अफ़गानिस्तान के बारे में। एक पहला नुक्ता ये होता कि गेम स्पॉइलर से अफ़गानिस्तान को किस तरीके से बचाना है। दूसरा, अफ़गानिस्तान के जो इतने ग्रुप्स है, जो ताजिक है ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, पख्तून है, इस तरह बाकी है, तो वो अपने अपने जिन पर असर रखते हैं उनको रिस्ट्रेन करे, ताकि किसी मतलब इतनिक वार की तरफ न चले जाए। तीसरी बात हमें ये करना चाहिए थी कि डिप्लोमेटिक तौर पर और अदरवाइज भी एक पॉलिसी कि यहाँ पर अगर खून खराबा होता है या सिविल वार होता है, उसके असरात सब पर पड़ेंगे, और खुसूसन चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर और इक्तिसादी राहदारियों पर बढ़ेंगे। और वो अमेरिका के नज़र में अब भी एक गेम के तौर पर, जो इसको हम कहते हैं एक नया बड़ा गेम यहाँ पर शुरू होने वाला है, जो कोल्ड वार है, उसमें जो क्वाड वो बना रहा है, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और जापान और कोरिया इसको शामिल करना चाहते, तो चाइना जो है वो इस सीपेक के ज़रिए, क्योंकि इसका एनर्जी का मेन जो दारोमदार होगा, और दूसरा ईरान के साथ भी वो $400 बिलियन का जो डील है, तो एनर्जी का जो उनका एक 10,500
किलोमीटर का जो फासला तय करते हैं वो 2500 पर आ जाएगा, फिर सिक्योर होगा। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये जो कॉरिडोर है ये बन जाए, और जिसकी वजह से एक तो चाइना को एश्योर्ड सप्लाई हो, और दूसरा उसके जो कमज़ोरियाँ हैं, वल्नरेबिलिटी है बहरीन में, वो ख़त्म हो, और तीसरी बात ये है कि उनके जो तरक्की का पाया है वो मज़ीद तेज़ी से चले। तो इस लिहाज से उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इस मौके पर अगर ये पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है तो इसके लिए डिप्लोमेटिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, इंटरनल तौर पर, और इसके अलावा रीजनल जो कंसेंसस है उसको डेवलप करने के लिए, और दूसरा सिक्योरिटी को के तौर पर, कोऑपरेशन के तौर पर इन ममालिक को साथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो तब हम रीजन में अमेरिका के जो असर रसूख है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव फॉलआउट्स है, खुसूसन जो हमको चाइना से दूर करना चाहता है, या वहाँ पर अपने उनके जो मकासद है उसको चाइना के ख़िलाफ़ हमारे ज़रिए हासिल करना चाहता है, या जो इंडिया गेम स्पॉइलर का किरदार अदा करना चाहता है, उनको किस तरीके से रोकना है, इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये डॉक्टर नज़ीर साहब, गेम स्पॉयलर्स की बात हो रही है तो इंडिया भी इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ा गेम स्पॉयलर है, और उसकी ख्वाहिश यही है कि हम इस बॉर्डर पे एंगेज रहें ताकि हमारी तवज्जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो उससे हटी रहे। आप समझते हैं कि हमें इन मामलात पे भी नज़र रखनी होगी, और सिफारती सतह पे भी इन मामलात को हमें उजागर करते रहना होगा, खासकर जो मकबूजा कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैंने जैसे आपकी खिदमत में गुजारिश की है कि सबसे बड़ा जो इशू इसमें डिस्कस किया है वो डेफिनेटली अफगानिस्तान है, लेकिन इसके अलावा 3 इशू जो हैं वो और भी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुए हैं, जिसमें डेफिनेटली कश्मीर का जिक्र भी आया है, चाइना का जिक्र भी आया है, और अमेरिका के ताल्लुकात भी आए हैं। देखिए, हमें ये हमेशा से ही ख़तरा रहा है, जैसे जिसकी तरफ हमारे दोस्तों ने भी इशारा किया है, कि जो 2 फ्रंट वार है वो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने तो 3 फ्रंट वार तक लड़ी है, अफगानिस्तान से भी इंट्रूजन हुई हैं, भारत से भी इंट्रूजन हुई है, इंटरनली भी हमें डिस्टेबलाइज अभी भी किया जा रहा है, जिसकी तरफ बैरिस्टर गालिब साहब ने इशारा किया है। तो अब भारत को ये तैयार किया जा रहा है कि वो चाइना के साथ एक हैजिंग पॉलिसी को अपनाए, उसको कंट्रोल करे, कर्टेल करे, लेकिन चाइना ने तो बड़ा दो टोक उनको मिलिटरीली जवाब दे दिया है। पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जिसकी तरफ इशारा मिनिस्टर साहब ने किया था कि वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हॉट रहे, गर्म रहे, और भारत का बॉर्डर भी हॉट रहे, गर्म रहे, ताकि पाकिस्तान जो है वो मिलिटरीली स्क्वीज अप रहे। जो जैसे सैयद साहब ने इशारा किया कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है, और मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, मैं तो उसको सिक्योरिटी पॉलिसी से ज़्यादा ताबीर करता हूँ, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कैटेगोरिकली अब इनिशिएट हो गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो चाइनीज़ के इंटरव्यू उन्होंने दिया है। दूसरी ये बात बिल्कुल वाज़ह हो गई है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी लीडर है, वो सिक्योरिटी के मामलात में एक है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं आपके तवज्जो से ये चाहूँगा कि ये बात बावर करवाई जाए कि ये इस किस्म की मीटिंग्स जो हैं ये बार बार पीरियडिकली होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना और पाकिस्तानियों को एक नैरेटिव जाना, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे बात की गई कि इन पॉलिटिकल लीडर की तरफ से जब ये मैसेज जाएगा, वो आवाम तक पहुंचेगा, उनके फॉलोअर तक पहुंचेगा, तो ये एहसास होगा कि पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें, सियासी हों, चाहे इक़्तिसादी हों, अस्करी हों, वो सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल कैटेगोरिकली खड़ी हैं। और आखिरी बात जो है, भारत को ये बात अब तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उसका असर रसूख जो है वो इस खित्ते से ख़त्म हो रहा है। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात, इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ईरान ने उनको चाबार से भी निकाल दिया है, उनके प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया है। अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना और रशिया ज़्यादा कुव्वत के साथ सामने आ रहे हैं। गो कि उन्होंने, भारत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की और पेशरफ्त करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक पिवटल पोजीशन है, जिसको कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा, कोई भी ताकत जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने सियासी, सफारती और अस्करी जो कार्ड हैं वो बड़ी केयरफुली खेलना पड़ेगा, और जिसके लिए इस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बार बार होने की ज़रूरत है। जी, गालिब इकबाल साहब, अमेरिका ने ग्रुप बनाया, अब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
लेकिन दूसरी तरफ खित्ते के जो ज़्यादा करीबी ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, ईरान है। पाकिस्तान को इन्हीं में से अपना रास्ता तलाश करना होगा और सिफारतकारी करनी होगी। जी देखिए, क्वाड का जो मकसद है ना, इस वक्त दुनिया भर की जो सफारतकारी हो रही है उसका मकसद जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ से ये है कि किसी तरह से चाइना को हमने कंटेन करना है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनकी अपनी मार्केट्स नीचे जाएंगी और उनको ये भी नजर आ रहा है कि दुनिया में इस वक्त चीन ने हार्ड करेंसी के अलावा गोल्ड भी बहुत अपने पास रखा हुआ है और मजीद जमा करता जा रहा है। दूसरे ममालिक ने भी शुरू कर दिया है अब, लेकिन ये सारी चीजें सामने रखते हुए अमेरिका को एक चीज बहुत साफ नजर आ रही है कि वो सुपर पावर के बजाय अब शायद वो उतनी बड़ी सुपर पावर ना रह सके और एक पावर के तौर पर रहेगी। तो वो वर्ल्ड पावर के तौर पे आ सकती है, ऊपर कायम रह सकता है कोई अनदर 20 ईयर। लेकिन जिस तरह उनकी इकोनॉमी जा रही है और जिस तरह इकोनॉमी के अंदर उनके मसाइल खड़े होना शुरू हो गए हैं, अगर उसका आप बगौर जायजा लें तो आपको नजर आता है कि वो काफी मुश्किल उसमें सूरत हाल में है। इसी वजह से वो एक तो अटेंशन भी डाइवर्ट होती है, फिर अपने तमाम शहरियों को यकजा रखने के लिए एक बोगी मैन का भी किरदार उनको तलाश करना पड़ता है, जो कि आजकल उन्होंने चीन की सूरत में किया है। वापस जो है हम अफगानिस्तान की तरफ अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा जी जरूर कि इस वक्त अगर तालिबान का कब्जा ज्यादातर अजला के ऊपर हो जाता है और 70% 65% तो ऑलरेडी भी है, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा भी कर लेते हैं और चाइना जो है वो आके ऑलरेडी वो भी तालिबान के साथ गुफ्तगू शदीद कर रहा है, रूस भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, भारत ने भी कोशिश की है, अमेरिकन ने भी की है, कोई बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइना सीपेक की तरह का एक उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम देता है जिसके तहत उस मुल्क में तरक्की की राहें खुलेगी, तो मेरे ख्याल में जो अगर वो एक हार्ड लाइनर गवर्नमेंट भी वहां आती है या मॉडरेट भी आती है, तो वो उस वजह से कि उनके अपने मुल्क में तरक्की होने के चांसेस ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी जो पोजीशंस हैं उसको सॉफन भी करना चाहेंगे और वो जब करेंगे तो उनकी ग्लोबल इंटरेक्शन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब बढ़ना शुरू होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका का जो असर है वहां से वो खत्म होने लगेगा। जब वो वहां से खत्म होता है तो उनको इसी रीजन में कहीं ना कहीं और वो इस किस्म के काम करने हैं कि उनकी एक वजह रहे इस रीजन में रहने की। और वो जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि बलूचिस्तान में वो हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत के जरिए, भारतीय एजेंट्स के जरिए, कुलभूषण जैसे और बेशुमार लोग कहीं ना कहीं छुपा रखे होंगे। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान को अपनी जितनी भी इस वक्त पोजीशन देनी है और अपने जितने भी अपने सफारती इस वक्त काम बाहर करने हैं और अपने सियासी काम जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क करने हैं, इन सब चीजों को बहुत देखभाल कर चलने की जरूरत है। इस वक्त हम वो बचगाना हरकतें नहीं बर्दाश्त कर सकता ये मुल्क, जो कि अगर कभी कभार देखने को नजर आ जाती हैं और वो जो एक दूसरे को जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही होती है, बिलखसूस ऑपोजिशन की तरफ से जो बातें हो रही होती है, मेरे ख्याल में उसकी अब गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि ये बहुत संजीदगी के मामलात आ चुके हैं। ये वो कोई छोटी मोटी बातें नहीं है कि आप इसको मजाक में उड़ा दे या ताने में उड़ा दे या पॉइंट स्कोर करना शुरू कर दे। ये इस वक्त दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड वी नीड टू लुक एट इट वेरी सीरियसली, ताकि कहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो दुनिया को हमने एक यकजा होकर दिखाना है। आपको लगता है सईद नज़ीर साहब कि हमारी ऑपोजिशन की जो अप्रोच है कम से कम इन मामलात में कुछ संजीदा आपको नज़र आई और इन मामलात पे संजीदा रहेगी? क्योंकि ये वो ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो इस मुल्क पर कई बार हुकूमतें कर चुके हैं। देख लो, जहाँ तक
नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है या हमारे ख़ारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ है, जिसमें हम कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, तो अपोजिशन का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक हुकूमत में है, कल दूसरे हुकूमत में होगा। एक तो ये बात हो। एपीएस वाले वाक़े में आप देखें कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, लेकिन वो फिर बैठ गई थी मुज़ाकरात पे, क्योंकि कौमी सलामती का मामला नहीं, कौमी सलामती और कौमों का यही जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है, उसका स्टेचर या उसका जो मैग्नानिमिटी होती है, वो यही होती है कि ऐसे मौके पर वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस पार्टी से अपोजिशन में हुकूमत में है, लेकिन वो इस कौम के हैं और इस कौम के जो लोग हैं उन्होंने उनको वोट दिया है, और वोट इसलिए दिए कि वो पाकिस्तान की खिदमत करे और पाकिस्तान के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बना ले। जो सेंट्रल नुक्ता होता है वो तो ये होता है, लेकिन अपोजिशन का हुकूमत के कामों पर इतराज़ करना अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कौमी मसला आ जाता है, या उसके गैरत का या उसके एग्जिस्टेंस का या उसके जो पॉलिसी होती है उसमें अपना हिस्सा डालने का, उसमें अपना भरपूर। मैंने उस दिन देखा और बड़ा खुश भी हुआ कि JUI वाले डिस्क बजा रहे थे प्राइम मिनिस्टर के तकरीर पे, और ये बड़ी अच्छी बात है। और खुसूसन जो उसने इसकी बात की कि देख लो, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और मुल्क की गैरत का और उसके मफादात का सौदा नहीं करेंगे, और जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, अब हमने खुद को ठीक करना है। तो मेरे ख्याल में कि जालिम हो या जबर हो या दूसरा हेजमन हो, उसके सामने खड़ा होना एक गैरतमंद कौम की तरफ, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है। तीसरा बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपने देखा होगा कि ये अमेरिका जो निकल रहा है इस वक्त, हमारे यहाँ यूरोपियन यूनियन के, बरतानिया के, इसके अलावा अमेरिका के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने कॉल भी किए हैं, दौरे भी किए हैं और कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है और बार बार ब्रीफिंग भी हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करके उसके सामने बंद बांधना वो भी बड़ा, क्योंकि अमेरिका की आदत है, जब वो वियतनाम से निकल रहा था तो कंबोडिया पर उन्होंने बम्बिंग शुरू कर दी। अब जाहिर है कि पाकिस्तान को तो कंबोडिया नहीं बना सकते, इसलिए कि न्यूक्लियर पावर है और इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन वो सब कन्वेंशनल वार के जरिए पाकिस्तान को कंबोडिया की तरफ इन्हें कमज़ोर कर सकता है, और इसके लिए उसको भारत हाजिर है, उसके लिए इंडियंस हाजिर है, उसके लिए राह हाजिर है, उसके लिए बाकी जो वॉर लॉर्ड्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो हाजिर है। तो हमें अलर्ट रहना होगा, हर सूरत में, ज्यादा अलर्ट रहना, हर सूरत में हमें अलर्ट रहना लेना चाहिए। ये जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट है, ठीक है, इसकी हमें कीमत अदा करनी होगी, उस कीमत के लिए हमें तैयार हर वक्त तैयार रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नज़ीर साहब आपका, डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब आपका, गालिब इकबाल साहब आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे, आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा है ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, हुकूमत, अपोजिशन और अस्करी क़यादत वो एक ही सफ़े पे हैं कौमी मामलात पर। ये हमने देखा, ये हमने पहले भी देखा था। ये मैच्योरिटी है, ये संजीदगी है पाकिस्तान की हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। और हमने फिर ये भी देखा कि अहम मामलात पे ये सब लोग एक होते हैं। तवक्को रखते हैं कि जो दीगर कौमी मामलात हैं, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के मामलात हैं, जो अवामी मामलात हैं जो हुकूमत करना चाहती है अवाम के लिए, उस पर भी अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी और अपना हिस्सा डालेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।